नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। बिहार का अभिशाप कोसी नदी एक बार फिर अपने रौद्र रूप में है। बिहार का शोक कही जाने वाली यह नदी सुपौल, पूर्णिया और कटिहार में बाढ़ बनकर विनाश फैलाने में जुट गई है। तिब्बत में हिमालय के ग्लेशियर से निकलकर नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल होने वाली 729 किलोमीटर लंबी कोसी नदी हाहाकार मचा रही है। नेपाल के साथ ही बिहार में भी हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कोसी उफान पर है। ये नदी इस बात के लिए कुख्यात है कि इसमें जब बाढ़ आती है तो पानी के साथ पहाड़ से बहकर आने वाले कंकड़, पत्थर और रेत से वो पूरा इलाका बंजर हो जाता है। संकट यह भी है कि कोसी नदी में जब भी उफान आता है तभी अपना रास्ता भी बदल लेती है। पुराणों में जिस कौशिकी नदी को देवर्षि विश्वामित्र की तपस्थली कहा जाता है, वही आज की कोसी नदी, जो बीते 250 साल में अपने बहाव से 120 किलोमीटर दूर भटक चुकी और अब उसकी धार में अपना सब कुछ गंवा चुके लोग बेघर होकर भटक रहे हैं। जानकार बताते हैं कि कोसी नदी पर भारत और नेपाल ने 1954 में बांध बनाने का जो समझौता किया था, उसी के बाद कोसी की बाढ़ हद से ज्यादा विनाशकारी हो गई। वो बांध नेपाल की सीमा में बना, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी भारत की थी। अब तक 7 बार कोसी का बांध टूट चुका है। आखिरी बार 2008 में टूटा था। तब कोसी के किनारे बसे सुपौल, अररिया, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार और भागलपुर में करीब 27 लाख लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। इस बार अभी बांध नहीं टूटा है, लेकिन नेपाल में बाढ़ और बारिश का जो हाल है, उससे कोसी के बांध पर खतरा तो मंडरा ही रहा है। कोसी के अलावा बागमती और गंडक नदियों में भी बिहार के लोगों को डरा दिया है। कोसी की तरह बागमती और गंडक भी नेपाल से ही बिहार में दाखिल होती हैं और हर साल तबाही मचाती। गंडक की धार तो गोपालगंज जिले में उस पुल को अप्रोच रोड भी बहा ले गई, जिसका इसी साल 29 जून को उद्घाटन हुआ था। गंडक के उफान में 8 साल में बना पुल 8 हफ्ते भी नहीं टिका। 2008 में बिहार की बाढ़ के हालात पर अच्युतानंद मिश्र ने लिखा था कि डूबता हुआ गांव एक खबर है, डूबता हुआ बच्चा एक खबर है, खबर के बाहर का गांव कब का डूब चुका है। बच्चे की लाश फूल चुकी, फूली हुई लाश एक खबर है। 12 साल में कुछ भी नहीं बदला। वही नदियां हैं, वही बाढ़ है, वही बिहार। बिहार की बाढ़ हर साल की तरह इस साल भी बड़ी खबर है। हर साल की तरह लोगों के मरने की खबर है, गांव के गांव डूबने की खबर, पुल बह जाने की खबर है, लोगों के बेघर होने की खबर है और हां, बाढ़ में बह गए लोगों के चूल्हे पर राजनीतिक रोटियां सेके जाने की खबरें आने भी शुरू हो गई। तकरीबन 50,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी चारों तरफ पानी ही पानी है। सैलाब में समा गए गांव के गांव। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस बढ़ोतरी का असर सबसे अधिक जो मुजफ्फरपुर का कटरा इलाका है वहां दिखाई पड़ने लगा। लहरों से लड़ती जिंदगी की नाव। मैदान से पहाड़ तक कुदरत का प्रहार। मॉनसून में बादल इस कदर बरस रहे हैं कि लगभग आधा हिंदुस्तान त्राही त्राही कर रहा है। सैलाब में जिंदगी घिर गई है और इंसान पनाह मांग रहा है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक, उत्तराखंड से लेकर असम तक बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं, तो पहाड़ों में भूस्खलन की तस्वीरें डराने लगी हैं। गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। शहर के शहर जल तांडव से कराह रहे हैं। कोरोना के बीच सैलाब ने ऐसी तबाही मचानी शुरू कर दी है कि जीवनदायिनी नदियों का शोर अब सिहरन पैदा करने लगा है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी ने खतरे की घंटी बजा दी है। इससे पहले कि हम आपको देश में जल प्रहार की तस्वीरें दिखाएं, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि फिलहाल पूरे भारत में सामान्य से 10% ज्यादा बारिश हो रही है। देश के पश्चिमी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन
भारी बारिश हो सकती है, तो तटीय इलाकों में अगले 3 से 5 दिन मूसलाधार बारिश की आशंका है। बारिश और उससे नदियों का बढ़ता जलस्तर सबसे ज्यादा मुसीबतें बिहार के लिए पैदा कर रहा है। बिहार के कई जिले सैलाब का सितम झेल रहे हैं, तो बिहार की 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ये बिहार की कोसी नदी के रौद्र रूप की तस्वीरें हैं। कोसी नदी ने सुपौल में हाहाकार मचा रखा है। यहाँ के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। कच्चे पक्के मकानों की नींव हिल चुकी है। भूख से बिलखते लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं। न खाना है, न पानी है, न आशियाना है, न ही किसी मदद की उम्मीद। न्यूज 18 के रिपोर्टर जब सुपौल के ऐसे ही एक गांव में पहुंचे तो वहां बाढ़ की डरावनी हकीकत से सामना हुआ। पता चला कि यहां बाढ़ में फंसे लोग 5 दिनों से भूखे पेट हैं। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं। सब सैलाब की भेंट चढ़ चुका है। सुपौल जिले का खोखनाहा एक ऐसा गांव है जहां कोसी में उफान आते ही इस गांव में 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अभी भी इस गांव में पानी लगा हुआ है। और जैसे जैसे पानी बढ़ता है, लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं कि आखिर यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ, और अगर यहाँ रह गए तो फिर खाएंगे क्या। लोगों के सामने सबसे बड़ा डर यही है कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और एक बार फिर से कोसी अपने रौद्र रूप में है। ऐसे में अगर इस इलाके में पानी बढ़ा तो फिर क्या होगा। भूखले रहे छे बाबू, वही में रहे छिए, दिक्कत शिकत वही में रहे छिए बाबू। वही पानी में नहीं खाए के व्यवस्था रहे छे, नहीं रहे के व्यवस्था छे, नहीं नुआ ओढ़े के व्यवस्था, नहीं खाए के सब चीज। जाना तो लिए तो हम लोग का व्यवस्था नहीं है। अब जब ब्यासा ये हो जाता है कि हम लोग का मरने का डर है, खतरा है, ना कोई नौ आता है, ना कोई व्यवस्था होता है। क्या करें सर, जो कि माल मवेशी बाल बच्चा बहुत तंगी में, बहुत व्यवस्था में मजबूर हो जाते हैं। नहीं खाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था। दरअसल नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से कोसी नदी अपने शबाब पर है। लिहाजा सुपौल जिले के 50,000 लोग पानी का प्रहार झेलने को मजबूर हैं। खतरे का सबब ये कि कोसी में लगातार पानी बढ़ रहा है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम लोगों तक मदद पहुंचा रही है। मेडिकल टीम लेकर एनडीआरएफ बाढ़ प्रभावित गांवों तक राहत पहुंचा रही है। पानी में मुश्किल होता है, टफ होता है ऐसे, और पानी में जाना बहुत मुश्किल होता है, तो लोगों को बचाना मुश्किल होता है, मुश्किल काम होता है। और बाकी हम तो लगे रहते हैं, वैसे तो बाढ़ आता है तो हम आते हैं। यहाँ पर अधिकतर सर्दी खांसी, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ के इलाका है, इसलिए यहाँ पर जल्दी नमी है चारों तरफ, और सर्दी खांसी बुखार से ज़्यादा अफेक्टेड लोग हैं, यहाँ पर बीमार हैं। ये सुपौल का खोखनाहा गांव है। यहाँ पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन लोग बीमार पड़ने लगे हैं। सर्दी, बुखार और पेट खराब होने से लोग परेशान हैं। ऐसे में गांव में मेडिकल टीम के आते ही लोगों का तांता लग गया। दरभंगा में फिलहाल नदियों का जलस्तर स्थिर है, लेकिन नदी किनारे बसे गांवों का संपर्क बाकी जगहों से टूट गया है। इससे आवाजाही में लोगों को खासी परेशानी हो रही है। लिहाजा नाव ही एकमात्र सहारा है, लेकिन प्रशासन लोगों को नाव मुहैया नहीं करा रहा, जिसका नतीजा ये कि लोग अब खुद ही नाव बनाने लगे हैं। बाढ़ का सामना करने के लिए लोग दिन रात मेहनत कर नावें तैयार कर रहे हैं। अपना घर में सब आदमी लाभ बना कर स्टॉक रखते हैं। हर आदमी अपना लाभ देते हैं। हर आदमी घर पीछा 1 लाख को लेकर रखता है, उससे दूसरे गुजर बसर करते हैं। नाव को भी निर्माण कर रहे हैं, नाव खरीद कर लेकर जा रहे हैं, नाव से घूमना पड़ता है, अपना पूंजी लगाए हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। नदियां सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हैं। गोपालगंज में तटबंधों से रिसाव शुरू हो गया है। गोपालगंज के करीब 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहाँ गंडक नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। कई मकान तो बाढ़ के पानी में आधे डूब चुके हैं। घर के लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। मवेशियों को चारा नहीं मिल रहा और यहाँ के लोगों को 2 जून की रोटी तक मयस्सर नहीं। गन्ने की फसल से लेकर धान और दूसरी फसलें तबाह हो चुकी हैं। तो गोपालगंज में 70 घाट महासेतु का एक हिस्सा ढह गया। 264 करोड़ की लागत से बना ये पुल पहली बारिश में ही जमींदोज हो गया। ये पुल गोपालगंज को चंपारण से और इसके साथ तिरहुत के कई जिलों को जोड़ता था।
अप्रोच रोड बनाया गया था, जिस अप्रोच रोड के सहारे लोग सत्तरघाट पुल को क्रॉस करते थे, लेकिन ये सत्तरघाट पुल का जो अप्रोच रोड है वो टूट चुका है और जाहिर सी बात है लापरवाही बड़ी है और कहीं ना कहीं गड़बड़ी है निर्माण में। इस वजह से ये जो अप्रोच रोड था वो टूटा और अभी भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार टूटने का दौर जारी है। जो कटाव है, कटाव की वजह से जो सत्तरघाट पुल का जो किनारे का जितना भी बचा हुआ हिस्सा वो भी धीरे धीरे टूटकर नदी में समा रहा है। बिहार में हर साल बाढ़ विनाशकारी रूप अख्तियार करती है। इस साल भी राज्य में सैलाब से तबाही मचनी शुरू हो गई है। नदियां उफान पर हैं, जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। लाखों लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। हजारों एकड़ जमीन पर फसल बर्बाद हो चुकी है। 2 मंजिला इमारत तक डूब गए हैं। छपरा में गंडक नदी में बढ़ते पानी की वजह से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। पूर्णिया में लोग नदी के कटाव और बाढ़ की दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। पटना के नजदीक दानापुर में भारी बारिश की वजह से जल जमाव से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो खगड़िया में लगातार कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से यहाँ के अधिकांश इलाके जल समाधि लेने लगे हैं। कुल मिलाकर बिहार में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर नेपाल में बारिश नहीं रुकी तो संकट टलने के बजाय बढ़ने के पूरे आसार हैं। मॉनसून यानी बारिश के मौसम पर जिस देश में मेघदूत जैसा संस्कृत भाषा का महाकाव्य रचा गया था, उसी देश में अब मेघ खुशहाली का दूत बनकर नहीं आते बल्कि यमदूत बनकर आने लगे। अरब सागर के किनारे बसी मुंबई हो, विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसा मध्य प्रदेश या फिर हिमालय की गोद में आबाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, देश का हर हिस्सा भारी बारिश से तबाह है। कुछ बादलों की विनाश लीला है तो कुछ इंसानों की बनाई आफत, जिसकी मार इस साल भी पड़ रही। मुंबई में भारी बारिश की वजह से शहर ही समंदर जैसा नजर आने लगा है। सड़कें पानी में डूबी हैं और उसी पानी में डूब रहे हैं उन लोगों के सपने जो मुंबई में बाढ़ के लिए शापित हो चुके निचले इलाकों में रहते हैं। मुंबई में बाढ़ के बढ़ते कहर की वजह भी सबको पता है। मुंबई में जो नदियां हैं उनका नक्शा कभी बीएमसी की वेबसाइट पर जाकर देखिएगा। कुदरती तौर पर ये नदियां मुंबई की अरब सागर में चली जाती। बारिश में इन्हीं नदियों का पानी पोवाई झील, विहार झील और तुलसी झील को लबालब भरता था, जिनसे पूरे साल मुंबई के लोगों की प्यास बुझती थी। लेकिन धीरे धीरे मुंबई में कंक्रीट के जंगल बढ़ते गए और इन नदियों के पार्ट सिकुड़ते चले। जो बारिश का पानी इन नदियों में जाता था उसका रास्ता अब रुक चुका है। ऐसे में पानी सड़कों और फिर लोगों के घरों में ही भरे। वही हो रहा है। मध्य प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहां ज्यादातर पहाड़ी और पठारी इलाकों में बांध बना दिए गए। तेज बारिश होते ही बांध भर जाते हैं, तो बांधों को बचाने के लिए पानी छोड़ा जाता है, जो आसपास के इलाके में बाढ़ बनकर धावा बोल देता है। पहाड़ी इलाकों में बारिश होते ही सड़कें झील बन जाती हैं। तरक्की की यही कीमत पहाड़ी इलाकों को भी चुकानी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सड़कें बनाने के लिए जो पहाड़ तोड़े गए, उन्हीं पहाड़ों की मिट्टी अब बारिश होते ही भरभराकर उन्हीं सड़कों पर गिर रही। इसे भूस्खलन कहा जाता है, जिसकी रफ्तार अब लगातार बढ़ती जा रही। पहाड़ पर कुदरत के बदलते रंग ढंग की गवाह रही उत्तर काशी की साधना जोशी ने कुछ साल पहले लिखा था, आई है लौट के फिर वही खामोशी, अफरा तफरी और तटों के बहने की खबरें। फिर चले गए हैं वे लोग सुरक्षित स्थानों की खोज में, वैसे ही जैसे 2 साल पहले से भाग रहे हैं जान माल बचाने के लिए। इस बार भी बर्बादी और बारिश की जो तस्वीरें आ रही हैं, उन्हें देखकर लगता है कि हालात बदले नहीं हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुंबई की सड़कें हुई समंदर में तब्दील। असम में तबाही की बाढ़ से हाहाकार। पहाड़ों में भूस्खलन से बंद हुए रास्ते।
बारिश और इसके साइड इफेक्ट से ना मुंबई बची है, ना असम के जंगल बचे हैं और ना ही चमोली के पहाड़ी रास्ते। हर जगह इंसान कुदरत के सामने लाचार नजर आ रहा है। जान बचाने के उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। पानी का शोर रोंगटे खड़े कर रहा है। मूसलाधार बारिश खतरे की दस्तक दे रही है और बादलों का गरजना खौफ का सबब बन गया। मुंबई में बादल थमने का नाम ही नहीं ले रहे। रुक रुक कर बारिश जारी है, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। अंधेरी से लेकर विक्रोली तक सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सांता क्रूज, कोलाबा, महालक्ष्मी, राम मंदिर और एनएससी स्टेशनों पर 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हुई है। कई जगहों पर तो सबवे में बारिश का पानी भर गया है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। सबवे जो है वो पूरी तरह से भर जाता है और मजबूरन इसे बंद करना पड़ता है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम लोगों को, जो कि अंधेरिया वेस्ट या ईस्ट में आने से पहले इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब फिलहाल ये सबवे पूरी तरह से भर चुका है। जो आसपास के रास्ते हैं, ये अंधेरी स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता है, ये भी पूरा भरा हुआ है। आप देखिए पानी लगातार जो बारिश है वो तेज होती जा रही है। मुंबई और ठाणे सहित कोंकण में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यही नहीं, मुंबई पर हाई टाइड का खतरा भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग की माने तो हाई टाइड के आने पर समंदर की लहरें 3 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं। तो वहीं बारिश की वजह से मुंबई के वीटी इलाके में एक मकान गिर गया, जिसमें 7 से 8 लोग दब गए। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। मुंबई के वीटी इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया है और आप देख सकते हैं कि 6 मंजिला इमारत है, उसका एक हिस्सा पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। और बताया जा रहा है कि समय रहते हुए जो बिल्डिंग कमजोर थी उसमें से कई लोग बाहर आ चुके थे, लेकिन अभी भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बिल्डिंग का आधा हिस्सा है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है और आधा हिस्सा खड़ा हुआ है। और साफ तौर पर देख सकते हैं जो लोग हैं वो इमारत में अभी भी फंसे हुए हैं। उधर असम की बात करें तो यहाँ के 26 जिलों में करीब 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पिछले 2 दिनों में 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि इस साल अभी तक 80 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में बाढ़ का दायरा बढ़ता ही चला जा रहा है। बाढ़ की वजह से लोगों के सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। कई लोग अपनी जमीन, घर और अपनों को खो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हर साल की तरह इस साल भी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा नजर आ रही है। गुवाहाटी की ये तस्वीरें असम में सैलाब से हो रही तबाही की तस्दीक करती हैं। 6 रोज से पानी है और पानी बहुत ज़्यादा है। पानी लगभग 6 साल तक इतना पानी नहीं हुआ जो भी चालू हुआ है। असम में करीब 1.5 लाख हेक्टेयर फसल का हिस्सा पानी में डूब चुका है। यहाँ के करीब 3,500 गांव सैलाब में समा चुके हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 66 जानवरों की मौत हुई है। बाढ़ की चपेट में आने से 2 गैंडों की भी जान चली गई। बाघ, गैंडों समेत कई जानवर जान बचाने के लिए अब रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने काजीरंगा नेशनल पार्क और जोरहाट जिले के एक स्कूल में लगाए गए राहत शिविर का दौरा भी किया। यूपी के कानपुर में विकास दुबे की दहशत का अंत हो चुका है, लेकिन उसकी दरिंदगी की कहानियों का अंतहीन सिलसिला जारी है। रोज कोई ना कोई तस्वीर, कोई आवाज सामने आ जाती है, जिससे 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में हुए खूनी खेल का नया पन्ना खुल जाता है। विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे की बहू, उसके ममेरे भाई शशिकांत पांडे की पत्नी मनु के फोन में भी साजिश के ऐसे कई राज कैद थे जो अब सामने आ रहे हैं। जो सच अब बेनकाब हो रहा है, उससे यही इशारा मिल रहा है कि विकास दुबे के इर्द गिर्द जो महिलाएं थीं, वो बिकरू कांड की चश्मदीद ही नहीं थीं, बल्कि उसमें हिस्सेदार भी थी। महिलाओं की आंखों के सामने विकास दुबे और उसके गुर्गों ने 8 पुलिस वालों का बेरहमी से कत्ल किया था, और वो महिलाएं ही उसके गुनाह के निशान मिटाने में जुटी थी। शशिकांत की पत्नी मनु पर भी पुलिस को शक है कि उसने सबूत मिटाने में विकास दुबे की मदद की थी।
उसका घर विकास दुबे के घर के ठीक बगल में था। बताते हैं कि वो घर विकास का ही था जिसमें उसके मामा प्रेम प्रकाश दुबे ने अपने परिवार का ठिकाना बनाया था। इसी घर में सीओ देवेंद्र मिश्रा के सिर में बिल्कुल करीब से गोली मार गई थी और बाद में उनका पैर भी कुल्हाड़ी से काटा गया था। उस दरिंदगी के वीडियो भी अब सामने आए जिन्हें देखकर कलेजा कांप जाता है। खबर यह भी है कि विकास दुबे ने अपने घर के आसपास ऐसा जाल बुन रखा था जिसमें फंसने के बाद पुलिस वालों को जान बचाने के लिए भी पनाह नहीं मिली। गोलियों की बौछार से बचने के लिए पुलिस वालों ने जिस घर का दरवाजा खटखटाया वो बंद मिला और उसी घर से विकास दुबे के गुर्गों को खबर भी दे दी गई कि पुलिस वाले कहां कहां पर हैं। बताते हैं कि विकास दुबे की आंख कान बनकर दरिंदगी को अंजाम देने में मददगार ज्यादातर महिलाएं थीं। उनमें मनु भी एक थी जिसने अपने ससुर को विकास दुबे का संदेश पहुंचाया था कि पुलिस वाले आ रहे हैं, इसलिए छत पर जाकर गोलियां बरसाओ। विकास दुबे ने धमकी भी दी थी कि जो गोली नहीं चलाएगा उसे वो खुद गोली मार देगा। मतलब साफ था कि विकास दुबे को उस रात खुद को पुलिस से बचाना नहीं था, उसे पुलिस वालों का नरसंहार ही करना था। उसके घर के बाहर 3 जुलाई की सुबह जो कुछ दिखा वो नरसंहार ही था, जिसकी सिर्फ खबर सुनकर विकास दुबे की मां ने भी कहा था कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए। खत्म हो चुका है दरिंदा विकास। लेकिन जिंदा हैं विकास की हैवानियत के सबूत। न्यूज़ 18 को मिला कानपुर कांड का दिल दहला देने वाला वीडियो। सामने आया 2 जुलाई की रात विकास की हैवानियत का सच। टेलीविजन पर पहली बार बिकरू गोलीकांड का वीडियो सबूत। ये वीडियो कानपुर के दरिंदे विकास दुबे की हैवानियत का जीता जागता सबूत है। इसके साथ ही उस रात की बहुत सी तस्वीरें भी न्यूज़ 18 को मिली हैं, जिनमें यह देखा जा सकता है कि विकास दुबे ने 2 जुलाई की रात किस तरह तांडव मचाया था। ये तस्वीरें 2 जुलाई की रात देश और दुनिया को दहला देने वाले कानपुर के बिकरू गांव में हुए गोलीकांड की हैं। घर की जमीन और दीवारों पर फैले खून के निशान और घर में अलग अलग जगहों पर पड़ी शहीद पुलिस वालों की लाशें। तस्वीरों में 2 जुलाई की रात को शहीद हुए पुलिस कर्मियों के शव हैं, जिनका विकास दुबे और उसके साथियों ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। पुलिस जब बिकरू गांव पहुंची तो उन्हें घर के एक कोने में शहीद हुए 4 पुलिस वालों के शव मिले। इसके अलावा घर के आंगन में भी एक शव पड़ा हुआ था। अब हम आपको दिखाते हैं बिकरू गोलीकांड का ये सबसे दर्दनाक वीडियो। इस वीडियो को हम आपको पूरा तो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब विकास दुबे अपने गुर्गों के साथ मौके से फरार हो गया था। उसके बाद गांव वालों ने बुरी तरह से जख्मी हुए शिवराजपुर के थानाध्यक्ष महेश यादव को चारपाई पर लिटा दिया था। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि महेश यादव का शरीर किस तरह गोलियों से छलनी हो चुका है और महेश यादव आखिरी सांसें गिन रहे हैं। इसके बाद ही महेश यादव की मौत हो गई। 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस कर्मियों के साथ जो हैवानियत की, ये तस्वीरें और वीडियो उसकी गवाही दे रहे हैं। इन तस्वीरों से यह भी साफ हो जाता है कि विकास दुबे ने एक सोची समझी साजिश के तहत पुलिस टीम पर हमला किया और उसका इरादा पूरी पुलिस टीम को बेरहमी से कत्ल करने का ही था। कानपुर गोलीकांड में शामिल विकास दुबे का एक गुर्गा
शशिकांत पांडे पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और उसने खून खराबे की उस रात की जो कहानी सुनाई है वो इन तस्वीरों से बिल्कुल मेल खाती है। आप भी सुनिए कैसे विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस वालों के कत्ल का पूरा ताना बाना तैयार किया था और फिर उसे किस बेरहमी से अंजाम दिया। घायल हुए उनको भी उन लोगों ने मारा। तुम्हारे नाम में सीओ साहब पैर किसने काटा था? सीओ साहब का पैर बबुआ ने काटा था। अच्छा, गोली किसने मारी थी? गोली अमर ने, हाँ, और प्रभात ने, हाँ, और विकास भी। और तुम्हारे दरवाजे जो हत्या हुई थी महेश यादव सीओ साहब एसओ साहब की, और उन सबको उन्हीं ने मारा था पलटा। विकास दुबे का ये गुर्गा शशिकांत जो बता रहा है उसी खौफनाक सच से जुड़ी हुई कुछ फोन कॉल भी सामने आई है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये फोन कॉल शशिकांत की पत्नी मनु के जो उसने बिकरू गोलीकांड के बाद अपने करीबियों को की थी। शशिकांत की पत्नी की अलग अलग लोगों से बातचीत के कई ऑडियो सामने आए हैं जिसमें एक फोन कॉल ऐसी है जिसमें शशिकांत की पत्नी अपने ससुर यानी शशिकांत के पिता प्रेम प्रकाश पांडे से बात कर रही थी जिसमें वो शशिकांत को दिए विकास की गोली चलाने के एक फरमान के बारे में बात कर रही है। हेलो हेलो, हाँ कहाँ है पापा? हम यहाँ लिब्बन माता में आ रहे हैं। अरे पापा जल्दी आओ। अरे विकास जी आए थे, उनसे बोल रहे हैं कि छत पे चढ़ो, गोली चलाओ। आप आओ, आप आओ। आ रहे थे। शशिकांत की पत्नी से जुड़ा एक और ऑडियो भी सामने आया है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें शशिकांत की पत्नी मनु विकास के साथ बउआ से बात कर रही है और शशिकांत के बारे में पता कर रही है। हेलो, हाँ भाई बउआ, भैया कर रहे थे फोन हमें लग रहा अपना ले गए कि नहीं ले गए, प्रभात की छत पे है। हाँ, तुम कहाँ हो? हाँ वही है, ठीक है, वही कर रहे थे फोन। ठीक है, वो कहाँ पर? वो प्रभात और इनकी गोपाल की छत पे है। ये बातचीत इस बात की भी तस्दीक कर देती है कि विकास दुबे और उसके साथियों ने सिर्फ कत्लेआम की ही साजिश नहीं रची थी। कत्लेआम के बाद पुलिस के शिकंजे से बचने का भी पूरा प्लान बनाया गया था। इसका सबूत है ये ऑडियो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये शशिकांत और उसके पिता के बीच हुई बातचीत का ऑडियो है। हेलो, हाँ पापा। हाँ, ये कह रहे भैया से बात कर ले, बोला वो कह रहे हमसे बात कर ले। किनते दिखा भैया से। हेलो, हाँ, ये कह रहे विकास कह रहे हमसे बात कर ले, सोन कह दे ड्यूटी में अगर हो तो बताए। अच्छा, अबे हाँ बिल्कुल, अभी फोन आया है। अच्छा, बात कर रहे, बात कर ले, बात कर रहे। बिकरू गोलीकांड से जुड़े हुए शशिकांत की पत्नी मनु के एक के बाद एक कई ऑडियो क्लिप्स सामने आ चुके हैं। शशिकांत की पत्नी के ऑडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है। इसके बारे में न्यूज 18 ने शशिकांत की पत्नी मनु से बात की और उसने एक ऑडियो के बारे में कबूल भी किया कि उसने गोलीकांड के बाद अपने भाई से बात भी की थी। भाई था वो जिससे हम बातें कर रहे थे और हमने किसी से नहीं बात करी। हमें ये नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, तो हम पूछ रहे थे, मतलब पूछा नहीं था, हमने वही कह रहे थे कि सिम तोड़ देना कि मेरी वजह से, कि मेरे मैके में भी कोई नहीं है, पापा है नहीं, मेरा 3 बहनों में सबसे छोटा भाई, तो इसीलिए हम उसको कह रहे थे कि सिम तोड़ देना कि उन लोगों के ऊपर कभी कोई बात नहीं। शशिकांत की पत्नी के नए ऑडियो सामने आने का सिलसिला कई दिनों से जारी है। पुलिस भी अब इस ऑडियो की जांच कराने जा रही है। पुलिस का मानना है कि अगर ऑडियो शशिकांत की पत्नी का ही है तो इससे साफ है कि उसने वक्त रहते पुलिस को जानकारी दे दी होती तो इस कत्लेआम को रोका जा सकता था। जिस समय बदमाशों ने छतों पर मोर्चा लिया था, विकास दुबे और इसके गुर्गे छतों पर चढ़े थे, राइफलें तान ली थी, पुलिस उस समय तक नहीं पहुंची थी। उस समय इसको पूरी प्रकरण की जानकारी हो गई थी। अगर ये चाहती तो पुलिस को 100 नंबर पर सूचना दे सकती थी और इतने बड़े जघन्य हत्याकांड को बचा सकती थी। एक तरफ कानपुर कांड से जुड़े खौफनाक सच और दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे सबूत भी सामने आ रहे हैं जिससे कुछ पुलिस वालों की विकास दुबे से नजदीकियों का भी इशारा मिल रहा है। पुलिस ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कस रही है। थानेदार अगर गुंडे को सलामी देता, दारोगा अगर अपराधी की दावत उड़ाता हो, तो कानून व्यवस्था का विनाश और गुंडा राज का विकास ही हो। यूपी के कानपुर में 30 साल से यही हो रहा था, जिसकी खौफनाक मिसाल बना विकास दुबे का बिकरू कांड।
2 जुलाई को बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों के नरसंहार के बाद से ही यह साफ हो गया था कि दबिश देने गई पुलिस टीम के बीच ही कुछ वर्दी वाले गद्दार भी थे। फिर उनके नाम खुद पुलिस अफसरों ने बताए और अब उन पुलिस वालों के चेहरे भी बाहुती। चौबेपुर के थानेदार विनय तिवारी अब सलाखों के पीछे हैं। दारोगा कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ के शर्मा भी सस्पेंड होने के बाद पुलिस के शिकंजे में है। चौबेपुर थाने के ही एक और दारोगा कमरपाल को निलंबित किया जा चुका है। सिपाही राजीव चौधरी को भी निलंबित कर दिया गया। विकास दुबे के पकड़े जाने से एक दिन पहले ही पुलिस अफसरों को लगा कि चौबेपुर थाने की बारी बारी सफाई करना ठीक नहीं होगा, इसलिए थाने में तैनात सभी 68 पुलिस वालों को एक साथ लाइन हाजिर कर दिया गया, क्योंकि विकास दुबे ने पूरे थाने को ही अपना जर खरीद गुलाम बना रखा था। विकास दुबे के खिलाफ थाने में कोई शिकायत बाद में पहुंचती थी, उससे पहले ही थाने से उसे फोन आ जाता था कि खबरदार हो जाओ। 2 जुलाई को सीओ देवेंद्र मिश्रा की अगुवाई में दबिश पड़ने की खबर भी विकास दुबे को थाने से ही मिली थी। इससे 3 दिन पहले दारोगा के शर्मा ने विकास दुबे के बॉडीगार्ड और रिश्ते के भांजे अमर की शादी की दावत उड़ाने बिकरू गांव पहुंचे थे, जिसका वीडियो अब सामने आया है। खबर है कि 1 जुलाई को ही विकास दुबे ने के शर्मा को फोन पर आगाह कर दिया था कि अगर उसे पकड़ने के लिए पुलिस आई तो पुलिस वालों को छोड़ेगा नहीं। बताते हैं कि के शर्मा ने यह जानकारी थानेदार विनय तिवारी को भी दे दी थी। कायदे से तो विकास दुबे की घेरेबंदी इसके बाद पूरी तैयारी के साथ करनी चाहिए थी, लेकिन थानेदार और दारोगा ने इसका ठीक उल्टा किया। उन्होंने विकास दुबे को बचाने के लिए उसकी मुखबिरी की और बिकरू गांव में गोलियां चलते ही खुद 9-2-11 हो। लखनऊ के शीलेंद्र कुमार चौहान ने ऐसे ही बिकाऊ सिस्टम पर लिखा था कि लोभी कुर्सी भ्रष्ट व्यवस्था, राजनीति दल बदलू, ठेका टेंडर और कमीशन सिक्के के 2 पहलू, बंदर बांट आंकड़े फर्जी बिकते जनपद थाने, ढूंढ रहे चौवाल वनों में हम मोती के दान। खुल रहे हैं कानपुर कांड के गहरे राज। सामने आ रहे हैं दरिंदे विकास के राजदार। कुछ खाकी वालों पर भी लग रहे हैं दाग। शादी का ये वीडियो कानपुर कांड के बाद शक के घेरे में आए कुछ खाकी वालों के दाग को और गहरा कर देता है। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में दिख रहे अहम लोगों के बारे में बताते हैं। दूल्हा बनकर स्टेज पर बैठे इस शख्स का नाम है अमर दुबे। वही अमर दुबे जो विकास दुबे का भतीजा और दाहिना हाथ माना जाता था। विकास को पुलिस ने हमीरपुर में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। वीडियो कानपुर कांड से सिर्फ 3 दिन पहले यानी 29 जून का है। विकास दुबे के सबसे करीबी अमर दुबे की शादी कानपुर कांड से 3 दिन पहले ही हुई थी और इस वीडियो में सबसे चौंका देने वाला चेहरा ये शख्स है। हम इसे चौंका देने वाला शख्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका नाम है के शर्मा और ये वही निलंबित दारोगा है जिसे मुखबिरी के शक में गिरफ्तार किया गया है। ये वीडियो इसलिए भी हैरान करता है क्योंकि ये शादी विकास दुबे के घर में हुई थी और इस शादी में निलंबित दारोगा के शर्मा की मौजूदगी से इतना तो साफ हो ही जाता है कि इसकी नजदीकियां विकास दुबे से जरूर थी। जबकि विकास कितना बड़ा अपराधी था और वो कितना खतरनाक था, इसकी तस्दीक मुंबई में पकड़े गए उसके ड्राइवर के बयान से होती है, जिससे न्यूज़ 18 ने बात की। विकास दुबे खूंखार आदमी था और वो जमीनों पर कब्जा वगैरह करता था और उनके क्या हथियारबंद लोग रहते थे और वो हथियारबंद लोग रहते थे और वो भयभीत करता था सबको। मुंबई से ही पकड़े गए विकास दुबे का साथी गुड्डन त्रिवेदी भी उसके बहुत से गुनाहों का राजदार है। विकास और गुड्डन मिलकर खनन का काम करते थे और इनके रिश्ते बहुत पुराने हैं। हालांकि गुड्डन ने अब तक मुंह नहीं खोला है। न्यूज़ 18 के कैमरे पर भी उसने कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस को यकीन है कि वो भी विकास से जुड़े बहुत से राज जल्द ही खोलेगा। जो हमें बोलना है सर, हम न्यायालय के सामने बोलेंगे। नहीं तो आप कहां से पुलिस आपको पकड़ गई ये तो बताएंगे आप? हम कहेंगे तो बॉम्बे में थे साहब।
तो बॉम्बे में किसके यहाँ सर थे आप? हमारे गांव के लड़का रहते हैं। तो सर जिस रात हत्या हुई आप तो कानपुर यहीं थे? नहीं थे। तो आपका कोई रोल है इसमें? कोई रोल नहीं सर, जो है न्यायालय में बोले। नहीं। तो देखिए निश्चित तौर पर ये गुड्डन त्रिवेदी जो अहम कड़ी माना जा रहा है, इसका साफ कहना है जो कुछ कहूंगा न्यायालय कहूंगा। वो व्यक्ति जो दूध बेचता था, जो आदमी कहीं ना कहीं फर्श पे था, वो अर्श पर पहुंच गया, और वो भी विकास दुबे के सहयोग से। और अब जब एटीएस ने उसको यहाँ कानपुर पुलिस उसको लेके एटीएस के हाथों से लेके यहाँ आई है, तो इसने साफ बात करने से मना कर दिया। जो कहा जो कुछ कहूंगा न्यायालय कहूंगा। कानपुर के बिकरू गोलीकांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे ढेर किया जा चुका है। इसके साथ ही विकास के 6 साथियों का भी पुलिस एनकाउंटर कर चुकी है और उससे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। साफ है कि विकास दुबे की जुर्म की सल्तनत की हर ईंट पुलिस उखाड़ती जा रही है, लेकिन अभी विकास की गुनाहों में शामिल कुछ खाकी वालों का पर्दाफाश होना बाकी है।